अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाज़रीन, हुकूमत के लिए एक और बॉम्बशेल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की हालिया ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत और इदारों के खिलाफ ये रिपोर्ट इंतहाई मनफी है, जिसके बाद ज़ाहिर हुकूमत की क्रेडिबिलिटी और खासकर हुकूमत का जो एहतसाब का बयानिया है उस पर बड़े संगीन सवालात उठना शुरू हो गए हैं। इससे पहले भी एहतसाब के हवाले से बड़ी बातें हुई हैं। अब इस रिपोर्ट के मुताबिक आवाम की एक बड़ी तादाद हुकूमत की जो खुद एहतसाबी का मामला है इस पर मुतमईन नहीं दिखाई दे रही। इसके साथ साथ नाज़रीन, पुलिस, अदलिया, सेहत समेत दीगर शोबाजात में नाकिस कारकर्दगी हुकूमत के लिए कितना लम्हा फिक्रिया है, आज के प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, पीडीएम की आगे स्ट्रैटेजी क्या होगी और पंजाब में पीपल्स पार्टी का कमबैक किसके लिए लम्हा फिक्रिया है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और इसी सारे मामला पर बात करने के लिए प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन करेंगे पीएमएल सेनेटर अफनानुल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एहतशाम साहब, आपसे आगाज कर लेते हैं। एहतशाम साहब, सबसे पहले तो जरा बात कर लेते हैं श्रीलंकन शहरी की सियालकोट हलाकत के मामले पर। हमने देखा कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मुल्क भर में बरोज़े जुमा यौम मज़म्मत बनाने का ऐलान कर दिया गया है। और अच्छी खबर यह है कि तमाम अकीदों के जो उलमा कराम हैं, तमाम पॉलिटिकल जमातें जो हैं वो यकजुबान होकर हुकूमत का ये जो इनिशिएटिव है इसके साथ खड़ी हैं। सर, आपको लगता है कि जो मजहबी जनूनियत है, मजहबी इंतहा पसंदी है, इस चीज़ की हौसला शिकनी होगी? और दूसरा, इंटरनेशनली आपको लगता है कि कोई पॉजिटिव इमेज आएगा इससे? सुनिए, देखें, पिछले चंद दिनों से जो पाकिस्तान पूरी दुनिया में ख़बरों की नज़र में है, उस हवाले से आप सही कह रही हैं। मजहबी जुनूनियत कहें, उसके बाद तंग नज़री कहें, फिर दहशत गर्दी एक अलग इशू है, इंतहा पसंदी है, एक मसला नहीं है। देखिए, अब तो पाकिस्तान को चुमुखी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। एक तो हमारे यहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर है वो एक मसला जिसका सारों का ताल्लुक ये मजहबी जुनूनियत से भी है, इंतहा पसंदी से भी है, और दूसरी तरफ इकनॉमिक मेल्ट डाउन वो एक अलग एक इशू है जिसकी वजह से सूरत हाल ख़राब से ख़राब तर हो रही है। लेकिन पिछले चंद दिनों में इंटरनेशनल सतह पे जो पाकिस्तान का इमेज उभरा है सोनिया, वो इतना ख़राब है, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी इतना इमेज ख़राब होते नहीं देखा। और ये तो प्रोपेगेंडा के तौर पे भी, और आप यूँ समझिए कि बाकायदा तहरीक के ज़रिए सब कुछ करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अच्छी खबर, बहुत अरसे के बाद, बहुत सालों के बाद हम अखबार नवीसों को लोग कहते हैं कि जी आप सिनिक हैं, ऑप्टिमिस्टिक नहीं हैं, पेसिमिस्टिक रहते हैं। क्या करें, जो सूरत हाल राइट लेफ्ट देखते हैं उसके बाद उम्मीद की किरण कहाँ रह जाती है। लेकिन जिस तरीके से आप देख लें, जो रिजॉल्व का मुजाहरा किया गया तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से, मजहबी जमातों की तरफ से, तमाम अकीदा रखने वालों की तरफ से ये कहा गया और मजम्मत की गई भरपूर, और जुमे को यौम मजम्मत मनाने की बात, तो ये जाहिर सी बात है, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा। बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। पहली तो बात यह है, जो लोग गिरफ्तार हुए हैं थाना सियालकोट में, उनको कितनी जल्दी सजा मिलती है, और जो हमें आइसोलेशन का सामना खुदा ना खास्ता एक दफ़ा करना पड़ेगा। फिर पहले बड़ी मुश्किलों से हम क्रिकेट बहाल हुई, टूरिज्म बहाल हुआ, उसके बाद इस तरह के वाक़यात। अच्छी बात यह है कि सारी जमातें पहली दफ़ा इस अंदाज में इस चीज़ को ले रही हैं। अब माजत के साथ होता यह है कि आज ये हुकूमत है, तो आप अफनान साहब की भी पार्टी भी और दूसरी पार्टियां भी हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए जो है ना इख्तलाफी बयान देते रहे हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आज अगर पीटीआई की हुकूमत अपोजिशन में होती, इनकी हुकूमत होती अफनान साहब की, तो पीटीआई ने भी यही करना था। लेकिन अच्छी बात है ये नहीं कर रहे, और ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आएगा हमारे लिए। यही अच्छा है कि ये हम दहशत गर्दी हो, इंतहा पसंदी हो, मजहबी जुनूनियत हो, इसके खात्मे का वक्त आ गया है। अगर खुदा ना खास्ता इस पर अगर नहीं किया गया तो लोग सोनिया एक लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं, एग्जिस्टेंशनल थ्रेट। खुदा ना खास्ता सफ़ा हस्ती तो नहीं हम मिट जाएंगे। मेरा ख्याल अपनी हरकतों से हम यहाँ पहुँचे हैं, पूरी कौम इस हवाले से परेशान है। अब एक्शन का वक्त है, एक्शन का वक्त है, एक्शन लिया जाएगा। किस तरह का होगा, पार्लियामेंट के अंदर, बाहर, पूरी दुनिया में इमेज बेहतर करने। और ये भी अहम सवाल है कि हुकूमत कैसे इस सानहे को, अलमनाक सानहे को एक टेस्ट केस के तौर पर लेती है। अफनान साहब, सानहे सियालकोट ज़ाहिर है पूरी दुनिया में हमारे सर जो है वो शर्म से झुक गए, लेकिन हुकूमती लेवल पर बैक टू बैक जो स्टेप्स लिए गए, ज़ाहिर है एकदम से गिरफ्तारियां भी अमल में आई, फिर यौम मज़म्मत भी मनाने का ऐलान किया गया है बरोज़े जुमा, फिर मलक अदनान के एजाज़ में एक तकरीब का भी ऐलान किया गया है, उन्हें तमगाई शुजात देने का। तो सर, अब मुतमईन है अब तक के इकदाम से, और इन इकदाम को सराहेंगे आप गवर्नमेंट के? जी अफनान साहब, आप सुन सकते हैं? जी अफनान साहब, आप सुन सकते हैं? ठीक है, अफनान साहब से बहरहाल हम कोशिश करेंगे दोबारा राबिता करने की। एहतशाम साहब, जिस तरह से अभी आपने बात की कि तमाम पॉलिटिकल जमातें जो हैं, वो तमाम मकातब जो लोग हैं वो अब इस मामले पर एक पेज पर आ गए हैं, तो आपको लगता है कि अब हुकूमत को जल्दी से इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए?
सोनिया, देखिए ये दहशत गर्दी की जंग जो हमने 2001 के बाद देखी थी, आपने देखा इसमें एक बड़ा फैक्टर ये भी था कि बहुत सारे लोग, बहुत सारी मजहबी जमातें जो है ना इसको कंडेम नहीं करती थी। फजल रहमान साहब भी आपने देखा इफ एंड बट्स के साथ कंडेम करते थे, और जमातें भी करती थी, लेकिन एक जिसको कहना चाहिए एक नरम गोशा भी लोग रखते थे, और जिसका नतीजा ये निकला कि दहशत गर्दी पनपी, और उसको आप देखते हैं हर जगह के ऊपर हमने देखा छोटे बड़े लेवल पे पिजराई सिर्फ इसलिए मिली कि जिनको मजम्मत करनी चाहिए, जिनको खड़ा होना चाहिए, वो खड़े नहीं हुए। लेकिन अच्छी बात ही है, फिर बार बार एक जहन में यही बात आती है कि अल्लाह ने किया, ये हमें टर्निंग पॉइंट दोराहे पे हम खड़े हैं, ये आ गया और सारी दुनिया को बताने का वक्त आ गया है कि आप देखें कि पाकिस्तान मीन बिजनेस अब इस सूरत हाल को जिस अंदाज से निपटना है, हमने आइंदा इस प्राइम मिनिस्टर साहब भी कहते हैं कि मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, काश वो भी उनका रिजॉल्व भी ऐसा हो। आज बाय द वे कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, वहां पे भी बड़ा मजम्मत की गई है, तो ये सारी दुनिया को पता तो चल रहा है। और जिस तरीके से 130 अफराद को गिरफ्तार किया गया, तेजी से केस चलाने की बात हो रही है, रैपिड इनका जिसको कहना चाहिए मुकदमा चलेगा। मेरा तो ख्याल है कि 2010 में जो 2 बच्चे मारे गए थे इसी सियालकोट में लिंचिंग की वजह से, 2016 में सजाए मौत हुई थी 9 में से 7 लोगों को। अल्लाह करे कि ये 6 साल का जैसा उन्हें इंतजार करना पड़ा ऐसा ना करना पड़े, जल्दी से जल्दी सजाएं दी जाएं, अदालत भी अपना रोल प्ले करे, वकला भी। एक और अच्छी बात होनी है कि इस सारे मामले में तमाम वकला ने इन दहशत जिन्होंने जो इस पाए गए हैं, इसमें इस थाने के अंदर मुजरम पाए गए हैं, किसी का भी वो कहते हैं हम मुकदमा नहीं लड़ेंगे, तो ये भी एक बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी जबरदस्त बात है। चलें अब आगे चलते हैं। अफनान साहब, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो जरा पीडीएम की स्ट्रैटेजी पर बात कर लेते हैं। सर, ऐसा लग रहा है बड़ी बातें भी हो रही हैं कि पीडीएम को खुद समझ नहीं आ रही कि उन्हें क्या करना है। पिछले इजलास में भी 23 मार्च की डेट तो अनाउंस की, लेकिन ये नहीं कहा कि धरना देना है या क्या करना है, वापस आ जाना है एहतजाज करके। फिर इस्तीफों के हवाले से भी कोई बात नहीं हुई। तो सर, एक तो ये जो डेट रखी गई है, कौमी दिन है, एक तरफ जाहिर है कौम के जज्बात भी हैं, परेड हो रही होगी, आप लोग सड़कों पर जो है वो एहतजाज कर रहे होंगे, तो सर क्लैरिटी नहीं है पीडीएम की स्ट्रैटेजी में। अफनान साहब, आप सुन सकते हैं सर? ठीक है, कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पर शायद अफनान साहब को हमारी आवाज नहीं आ रही है। एहतशाम साहब की तरफ बढ़ूंगे, लेकिन मुख्तसर ब्रेक लेते हैं नाजरीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। अफनान साहब, अगर आप सुन सकते हैं तो मैं आपकी तरफ ही आऊंगी। ये पीडीएम के हवाले से अब बड़ी बात हो रही है कि पीडीएम को तो अब कोई भी संजीदा लेने को तैयार नहीं है। खुद पीडीएम को समझ नहीं आ रही कि हमारी स्ट्रैटेजी होगी क्या। 23 मार्च को महंगाई मार्च का तो आपने ऐलान कर दिया, एक तरफ आप हुकूमत से फौरी छुटकारा भी चाहते हैं, फिर साढ़े तीन महीने का बीच में आपने गैप भी डाल दिया, ये भी समझ से बाहर है। फिर 23 मार्च का दिन एक कौमी दिन है, जाहिर है अवाम की कुछ इस हवाले से जज्बात भी हैं। 23 मार्च को परेड हो रही होगी, आप लोग एहतजाज कर रहे होंगे, तो ये कुछ स्ट्रैटेजी समझ से बाहर है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमने जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी अपनी बनाई है वो हमने ये बात ध्यान में रखते हुए बनाई है कि हम कैसे जो है आवाम को इसके थ्रू रिलीफ पहुंचा सके, जितना जल्द हो सके उसके थ्रू। अब उसके अंदर जो है वो हम लोग, आपको पता है काफी अरसे से हमने पहले लॉन्ग मार्च किया, फिर हमने जो है वो 2 बल्कि मार्च किए हमने, फिर हमने आवाम में कहते हैं अवेयरनेस कैंपेन्स की बड़ी सिग्निफिकेंट, हमने नेशनल असेंबली साइड के अंदर जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड किए हमने, जो है वो और बहुत सारे एहतजाज हमारे जो है वो रोड के ऊपर हुए। अब हम लोग जो है वो हम एक इवॉल्व कर रहे हैं मजीद एक स्ट्रेटेजी, जिसके तहत हम मार्च में जो है वो मार्च करना चाहेंगे। और 23 मार्च जो है वो ठीक है, हमारा एक नेशनल डे है, लेकिन इससे पहले बहुत दफा धरने भी हुए हैं 14 अगस्त के दरमियान, और इस तरह के दिनों में इमरान खान साहब खुद बहुत दफा करते रहे। तो लेकिन हम कोई ऐसा काम नहीं करें। 3 महीने का जो गैप है इसकी समझ नहीं आ रही। एक तरफ तो आप कहते हैं हुकूमत नाअहल है, महंगाई है, और 3.5 महीने का आपने गैप दे दिया बीच में। देखिए, वो 3.5 महीने का गैप इसलिए भी है क्योंकि हम कोशिश हमारी है कि हम और भी इन हाउस चेंज वगैरह का मैकेनिज्म और भी 1-2 एक्सपेरिमेंट हैं जो हम समझते हैं कि उससे पहले हमें कर लेने चाहिए, वो हम उसको अप्लाई करें और देखेंगे क्या मामला चलता है। तो वो जो है उन ऑप्शंस के ऊपर भी जो है वो काफी संजीदगी से गौर किया जा रहा है, और अगर वो नहीं ज़ाहिर मामला चले तो फिर
जो है हमारे पास ऑप्शन है कि हम पे मार्च ही करें। देखिए, दो चीज़ें अफनान जो बड़ी वाज़ेह तौर पे खुल के सामने आई हैं और जिसके बारे में आज अंग्रेज़ी के दो बड़े अखबार हैं, उनके एडिटोरियल भी अगर आपने देखे हों तो बड़ा वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं कि पीडीएम का इत्तेहाद बड़ी तेज़ी के साथ ऑप्शन जो है ना वो लूज़ कर रहा है, कम कर रहा है अपने। वो कह रहे हैं कि कोई क्लैरिटी नहीं है, इस्तीफ़े देने हैं, अदम एतमाद लेके आना है। वो साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि इनको सोचना चाहिए कि मुल्क सिविल अनरेस्ट का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, इनको पार्लियामेंट में जाना चाहिए। मौलाना फजल रहमान साहब आपसे नाराज़ दिखाई देते हैं, वो बार बार उनका बयान भी आया है कि लोग कहते हैं टफ़ टाइम देंगे, वो कहते हैं कौन सा पार्लियामेंट के अंदर टफ़ टाइम। ये तो मेरा सवाल आपसे है कि ये क्या वक्त गुजारने की बात है, क्योंकि आपके यहाँ भी आप देखने मरियम साहबा कह चुकी हैं मैं तो चाहती हूँ ये 5 साल हुकूमत मुकम्मल करे, तो क्या लोगों के लिए दिखाने के लिए अपोजिशन है या वाक़तन आप समझते हैं कोई तब्दीली लाने की बात हो रही है? देखिए, जो अपोजिशन है, जो मेरे नजदीक जो एक अच्छी कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन है, वो कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करती जिसकी वजह से मुल्क के अंदर इंतशार फैले, या कोई सिविल डिसोबीडियंस हो, या पार्लियामेंट पे हमला हो, या बीटीवी पे हमला हो, या कोई इस तरह के काम हो जिसके तहत आप लोगों से कहें कि जी अपने बिल जलाएं, टैक्स ना दें, रेमिटेंसेज ना भेजें। हम जो है वो हम इस तरह की गैर संजीदा और इररिस्पॉन्सिबल या कहते हैं अपोजिशन बिल्कुल भी नहीं है। हमारे जो है वो हमारी स्ट्रगल है, ये कोई इतना आसानी से कहते हैं ये निज़ाम जो है ये अप्रूव नहीं हुआ। आपको अगर याद हो मुशर्रफ का जो दौर था वो भी बड़ा मुश्किल दौर था, उसमें बहुत सारी पॉलिटिकल स्ट्रगल हुई, ARD बनी, फिर शुरू में तहरीक कामयाब नहीं हुई, फिर जो है वो जुडिशल जो है वो मूवमेंट आई, फिर वो शुरू में कामयाब नहीं हुई, फिर दोबारा से हुई, फिर इवेंचुअली जो है वो प्रिवेल कर गई। तो यही इसके अंदर भी एक स्ट्रगल है, इसको आप किसी एक ये मान लिया स्ट्रगल है अफनान, लेकिन 3.5 महीने के बाद जब आप इस्लामाबाद में आने की कोशिश करेंगे, शेख रशीद साहब इंटीरियर मिनिस्टर तो कह रहे हैं जी सवाल ही नहीं पैदा होता, आने देंगे, ये वो, चले उनकी अपनी बात है। आप देखना ये कि आप कितने लोगों को लेके आ सकते हैं। और फिर आने के बाद एक और चीज़ इसके बारे में कतई तौर पे नहीं बताया जा रहा है कि जी आपका आके क्या प्लान है। यहाँ पे आपने 126 दिन की तरह बैठना है, 2 दिन बैठना है, 4 दिन बैठना है, 1 दिन के बाद उठ के चले जाना है, एक सिर्फ एक जिसको कहते हैं एक स्ट्रॉन्ग सा मैसेज देना है हुकूमत को कि देखें हम कितने लोगों को ला सकते हैं। तो स्ट्रेटेजी क्या है? देखिए, हमारी स्ट्रेटेजी जो है वो किसी भी ऑपोजिशन की जो रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन होती है उसकी स्ट्रेटेजी होती है कि वो गवर्नमेंट के ऊपर पब्लिक प्रेशर जो है वो लेके आए। हम ये समझते हैं कि ये हुकूमत जो है ये ऐवानों में, नेशनल असेंबली में ये सस्टेन नहीं कर सकती अगर जो है इनको किसी किस्म की सपोर्ट ना हो। क्योंकि आपने देखा है, कहते हैं कि ज्वाइंट सेशन से पहले भी 1 हफ्ता पहले इन्होंने 105 एक प्राइवेट बिल मूव हुआ, 105 वोट गवर्नमेंट ने लिए, 115 अपोजिशन ने लिए। लेकिन फिर आपने देखा कि ज्वाइंट अपोजिशन वाले दिन जो है वो कैसे जो है वो मामला जो है वो चेंज हो गया। तो हमारी जो है कोशिश है, हम इसमें ज़ाहिर बरसरे पैकार हैं, हम लगे हुए हैं कि अच्छा अफनान साहब एक चीज बताएं कि हुकूमत क्यों ये कहने पर मजबूर हो जाती है? शेख रशीद साहब कहते हैं कि हमें तारीख की सबसे नालायक ऑपोजिशन मिली है, हालांकि हालात आपके सामने हैं, महंगाई से हर शख्स परेशान है। आज भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की आप रिपोर्ट देख लें, हुकूमती कारकर्दगी से अवाम मुतमईन नहीं है, एहतसाब का जो नारा है उससे अवाम मुतमईन नहीं। फिर भी इतने संगीन बहरान है, इतने संगीन इशूज है, लेकिन अपोजिशन कैच कराने में अब तक क्यों नाकाम हो गई है? देखिए, हम जो है वो मैंने जैसे आपको पहले भी कहा कि अगर हमारे साथ हमें कोई एक साकिब निसार जैसा जज मिल जाए, कोई एक आध जो है वो जनरल मिल जाए, ज़हीरुल इस्लाम जैसा, या कोई और इस तरह के लोग मिल जाए, तो हमारी अपोजिशन, अगर आप उस तरह की अपोजिशन आपके पास शहबाज शीख साहब है ना, जिनका बड़ा वाज़ेह तौर पे उनके साथ ताल्लुक नजर आता है, जुबैर साहब भी हैं वो तो मिल गया। मैं उनकी बात तो मैं नहीं, हमारा तो कोई देखिए किसी किस्म की हमें सपोर्ट नहीं है, बल्कि हमारा जो है हमें तो रोका गया, हमारे रास्ता रोका गया है। हमें इलेक्शन के अंदर हमारे लोग, इससे पहले हमारे खिलाफ कैंपेन की गई, प्री पोल रैगिंग की गई, हमारे लोगों को तोड़ा गया, फिर इलेक्शन डे में जो कुछ हुआ वो मैं खुद उसका विटनेस हूँ। तो ये सारा कुछ हमारे खिलाफ, आप इन चीजों को ध्यान में रखे कहते हैं जो भी मामला हो, ये इन चीजों का इसके अंदर अमल दखल होता है। और ये शिकवे शिकायतें एहतशाम सब खत्म नहीं होने वाली के। देखिए, शिकवे शिकायतें तो उनका हक है, उनको होनी भी चाहिए, और उनका बिल्कुल ये भी हक है कि वो जितनी तनकीद कर सकते हैं करें। उनका ये भी हक है कि सड़कों पे जिसको पीसफुल कहते हैं डेमोक्रेटिक राइट है कि वो यहाँ पे धरना भी दें और अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग मार्च भी करें। लेकिन सवाल ये है कि जो जितनी तेज़ी के साथ अब ये इमेज सोनिया बन रहा है ना कि अब ये इत्तेहाद एक बड़ा थ्रेट नहीं रहा, ये सिर्फ एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर अब रह गया। मेरा ख्याल है अब 3-3.25 साल गुजरने के बाद वो हुकूमत जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने कहा कि अगर स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होती, कारकर्दगी को देखा जाता, कोरोना के बाद महंगाई और गुर्बत, और देखने 11 करोड़ लोग गुर्बत की निचली सतह पे चले गए हैं, जिनमें 3 करोड़ लोग वो हैं जो सिर्फ 3 सालों में गए हैं, और महंगाई इस तरह हुई है।
तो उसको तो वाकई आप सही कह रही हैं कि इसको कोई और कैश हालिया में मैं एहतशाम कामयाब साहब चाह रही हूँ इस पर भी कमेंट करें। जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है ये तो हुकूमत के खिलाफ एक पूरा बॉम्ब शेल है। आप देखें पुलिस सबसे पहले नंबर पर, उसके बाद अदलिया, उसके बाद हमारा सेहत का शोबा। ये कितना बड़ा लम्हा फिक्री है सर। देखिए इसमें तो अफनान आप भी मेरा ख्याल है इस पर जरूर कमेंट कीजिएगा। अब जिस अंदाज से माजरत के साथ अब करप्शन के हवाले से तो हर रिपोर्ट जो आती है वो पाकिस्तान को एक कदम आगे लेके जाती है, पीछे नहीं लेके आती। कुछ सालों में ऐसा हुआ कि 1-2 नॉच हम नीचे आए थे, लेकिन अब दोबारा से, बल्कि लोग तो अब माजरत के साथ लतीफ़ा बन गया है कि सबसे ज़्यादा जो करप्ट मुल्क है दुनिया में नाइजेरिया है। अब नाइजेरिया वालों ने कहते हैं रिश्वत दे के तो अपना पाकिस्तान का नाम आगे कर दिया लेके, वो पीछे हट गया, पाकिस्तान को नंबर 1 कर दिया गया। चले ये तो मजाक की बात है, लेकिन लम्हा फिक्री ये है कि ना करप्शन रुकने का नाम ले रही है, ना लॉ एंड ऑर्डर दिखाई दे रहा है। किसी तरह से बाजार नहीं लगता कि हुकूमत के हाथ में जो है ना वो अथॉरिटी है इस मुल्क को चलाने के लिए। मेरा ख्याल है नारेबाजी ज़्यादा है, बातें बहुत ज़्यादा हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की बातों में बड़ा वजन है और ये लोगों का इंटरव्यूज़ किया गया, लोगों से पूछा गया, चाहे एहतसाब के बारे में, महंगाई के बारे में, गुर्बत, अनएम्प्लॉयमेंट, ये वो सीरियस इशूज़ हैं जिसके ऊपर हुकूमत को सोचना चाहिए। और सबसे अहम चीज़ है जो मुझे लगता है कि ये पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हमारा जो 2.5% से ज़्यादा हो गया है, मेरा ख्याल है इसने तबाही फेरी हुई है। जो आप उगाते हैं, गंदम हो, चीनी हो, सारी चीज़ें बम्पर क्रॉप होती है, पता चलता है जी 3 महीने के बाद दोबारा से इंपोर्ट करने की बात हो रही है, इसलिए कि खाया चला जाता है। तो सवाल तो यह है कि इस हवाले से 60s में आप देख लें सबसे ज़्यादा पैसा पॉपुलेशन वेलफेयर में आया था कि किसी तरीके से आप ख़ानदानी मनसूबाबंदी कैसे होगी। अब उस पर भी आप देख लें कितने खिलाफात हैं, चाहे इस पर जिस तरीके से कंट्रोल किया बांग्लादेश ने और ईरान ने कलर्जी को, मजहबी लोगों को शामिल करके, हम वहाँ पे भी अपना काम नजर आते हैं। तो मेरा ख्याल है हम बार बार मौका दे रहे हैं। असल बात अफनान मुझे लग रही है कि ये आपस की जो लड़ाई है, पार्टियों की, सियासी पार्टियों की लड़ाई, इससे खुदा न खास्ता हम बहुत जिसको कहते हैं गहराई में चले जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी, PMLN और PTI आज है जिस तरीके से वो टेक ऑन आपको कर रही है, आप उनको कर रहे हैं। PTI चली जाएगी जब अपोजिशन में लोग कहते हैं इस हुकूमत को हटा भी दें, तो ये जितने जहरीले इमरान खान साहब साबित होंगे किसी को नहीं चलने देंगे। तो ये कम से कम ऐसा तो होना चाहिए कि जो नेशनल इशूज़ हैं, इकोनॉमिक इशूज़ हैं, इंटरनेशनल इशूज़ हैं, वहाँ पे बैठ के अच्छा आइडिया दिया सागदार साहब ने कि जी चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए, उस तरफ जाते नहीं गए। फिर इस पर बात आके अपने शौकत तरीन साहब ने भी बात की, लेकिन बात आगे जाती नहीं है, पार्लियामेंट में बैठते नहीं है, लेजिस्लेशन होती नहीं है, तो सिर्फ बातें ही हो रही हैं। बातों की हद तक तो मामला ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ नहीं हो रहा। नतीजतन आप देख लें सारी सियासी पार्टियों पे, जिसको कहना चाहिए लोग इल्जामात लगाते हैं, तनकीद करते हैं कि ये अपना रोल प्ले नहीं कर सकते। बिल्कुल अफनान साहब, अभी जिस तरह से एहतशाम साहब ने भी बात की कि पाकिस्तानी सियासत में हमेशा से ये होता आया है कि जो मुखालिफिन हैं वो हुकूमत पर तनकीद करते हैं, जब अपोजिशन में होते हैं तो उनका कुछ बयानिया और होता है। आपको नहीं लगता कि जो कौमी इशूज हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक मुल्क से है, चलें अपने सियासी मुफाद तो अलग कर दें, जैसे मैशत के मामलात हो गए, इंटरनेशनली हमारे जो इस वक्त मामलात चल रहे हैं, इन इशूज पर एटलीस्ट गवर्नमेंट और अपोजिशन को मिलकर बैठना चाहिए, कोई एक नैरेटिव बनाना चाहिए। देखिए हमने आज से कोई 11 साल पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने चार्टर ऑफ पाकिस्तान का ऐलान किया था, उसका नाम था मिसाक पाकिस्तान। ये 17 अक्टूबर 2010 की बात है और हमने उस वक्त ये बात की थी कि हमें जो एक इकोनॉमिक एजेंडा डेवलप करना चाहिए जो कि डिफरेंट पार्टी उसके ऊपर एग्री कर जाए, डिफरेंट पावर ब्रोकर्स उस पर एग्री कर जाए और वो जो इकोनॉमिक एजेंडा हो वो चलता रहे। इवन गवर्नमेंट आए, रजीम आए, जो मर्जी आते रहे, लेकिन वो इकोनॉमिक जो एजेंडा उसको कंटिन्यू किया जाए। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के खिलाफ साजिशें हो जाती है। हमने सीपैक पूरा का पूरा लगाया, $55 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लेके आए, पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके आए। हमने उसके बाद उसका सेकंड स्टेज जो है जिसके अंदर चाइना से बिजनेसेस ने आके यहाँ पे पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगानी थी, वो शुरू किया। लेकिन फिर हमारी हुकूमत के खिलाफ जो है वो साजिशें हो गई, डॉन लीक हो गया, पनामा पेपर हो गया। उसके बाद जो है ये, और अफसोस की बात यह कि हमारे अपने लोग ये साजिशें करते रहे। उसके बाद जब पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी आई उसकी वजह से जो है वो फिर इकोनॉमिक आपकी पॉलिसी जो है वो इस हुकूमत ने आगे उनको रोक दिया और अब जाके जब उनको 3 साल बाद समझ में आया कि हम ठीक काम कर रहे हैं। पनामा तो बाहर से ही आया था, उसमें तो किसी हुकूमत का कोई तल्लुक वास्ता नहीं, किसी पार्टी का तल्लुक वास्ता नहीं था ना। कौन सी चीज? पनामा का जो मैंने कहा इशू है ये तो बाहर से ही आया था ना, जिस तरीके से आपने देखा। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर जो है वो उसको इस्तेमाल कर लिया गया ना। अभी पेंडोरा पेपर आए थे, आप मुझे बताएं कि इमरान खान साहब पे किसी ने कुछ कहा, इतने सारे लोग उनके इसमें अंदर है लेकिन किसी ने पूछा भी नहीं और वजीर का कहे किसी को नहीं पूछा। तो ये सारा का सारा ये देखें, ये सारा परसेप्शन अवाम के सामने रखा जाता है कि जी ये हो गया वो हो गया, लेकिन एक्चुअल इन रियलिटी बिहाइंड द सीन जो है वो मामला कुछ और होता है।
जाती मफादात होते हैं, अपने मामलात होते हैं, पर्सनल मामलात होते हैं लोगों के, उनको वो मुल्की एजेंडा बना के पेश कर देते हैं। लोगों की अपनी नौकरियां होती हैं और मसाइल होते हैं, वो उसको इसी वजह से हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ पा रहा। ये एक बुनियादी वजह है कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो इतना कमजोर है कि वो सस्टेन ही नहीं कर पाता। जब पॉलिटिकल सिस्टम स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सिस्टम स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी देता है, जब आपका पॉलिटिकल सिस्टम ही वीक होगा, उसके खिलाफ साजिशें हो रही होंगी। साजिशों का आप सर बड़ा जिक्र कर रहे हैं, और एहतशाम साहब आपको याद होगा कि 90s में जाहिर है जिस तरह से अफनान साहब बात कर रहे हैं, किस तरह से उनकी गवर्नमेंट के साथ हुआ नवाज शरीफ साहब के, लेकिन अभी भी वो साजिशें कर रहे हैं ना इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को हटाने के लिए। आपको याद होगा वो बयान भी एहतशाम साहब की, आप इमरान खान को हटाएं तब हम एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात करेंगे। फिर अपनी अपनी हुकूमतों में आप लोग खुद भी कॉम्प्रोमाइज करते रहे। डॉन लीक्स का मामला हुआ तो हमने देखा कि उस वक्त आपने कुर्बानी दे दी, आप बाहर बैठकर नवाज शरीफ साहब को डॉन लीक्स और ये सारे मामलात याद आते हैं। तो अपनी अपनी गवर्नमेंट में आप लोग खुद कॉम्प्रोमाइज भी तो करते हैं। देखिए सोनिया, दर्श तक एक था अपना जर्मन अखबार जिसने ये सबसे पहले ये स्कैंडल निकाला था पनामा का, और 200 इंटरनेशनल जर्नलिस्ट जिसमें हमारे एक अखबार के रिपोर्टर भी थे, वो भी इसमें शामिल थे। तो वहाँ से आया था। इस पे तो हम ये नहीं कह सकते कोई साजिश हुई थी, इंटरनेशनल साजिश हो गई थी नवाज शरीफ साहब के खिलाफ। हाँ, बहुत से हवालों से हम ये कह सकते हैं कि एक दूसरे की टांग खींचने के, मैं तो पहले भी कह रहा हूँ कि हर हुकूमत ने ये काम किया, ये नहीं है कि किसी ने हिस्सा नहीं डाला। एक हुकूमत भी अब 20 साल तो आप देख रहे हैं ना, तो दो हुकूमतें पीपल्स पार्टी PMLN की नहीं, वो क्या था, दोनों जो है ना वो जाती थी पिंडी वालों के पास जाके एक दूसरे की हुकूमत हटाती थी और करप्शन के इल्जामात में निकाली जाती थी। वो तो तारीख का हिस्सा, अल्लाह ना करे कि दोबारा वो पीरियड इस तरह का आए। लेकिन अहम सवाल यह है कि भी कौमी इशूज़ पे जिस पे आप बात कर रही हैं उस पर इकट्ठा होने के लिए तैयार हैं, और फिर लोग कह रहे हैं पार्लियामेंट को गैर फाल कर दिया गया, जो वहाँ से लेजिस्लेशन होनी है, कानून साजी आइन साजी होनी है, अभी वो कहते हैं जी चलने नहीं देना। अब ये चाहे EVM का मामला हो, बिलावर साहब कहते नहीं चलने देंगे, आप लोग इस हवाले से चलने नहीं देंगे। आज एक कमेटी बनी है कहा जा रहा है जिसमें गैर रस्मी तौर पे मुलाकातें होंगी, इसमें इलेक्शन कमीशन के लोग भी, हुकूमत के लोग भी, लेकिन आपकी पार्टियां जो है इसमें शामिल होने को तैयार नहीं है। मेरा ख्याल है कोई कन्वर्जेंस ऑफ जिसको कहते हैं चाहिए, इंटरेस्ट आना चाहिए जहाँ पे इकट्ठे हों। अदरवाइज तो फिर ये कि जब इख्तलाफ पैदा होते रहेंगे तो किसी भी सीरियस इशू पे लोग इकट्ठे नहीं होंगे, नतीजतन एक फ्रस्ट्रेशन होगी। अच्छा, वक्त कम है। अफनान साहब, लास्ट कमेंट, अभी EVM का जिक्र किया, अब गवर्नमेंट की जानिब से कहा गया है तफसीली ब्रीफिंग की ऑपोजिशन को दावत दी जा रही है। शिबली फराज साहब को मैं सुन रही थी, वो कह रहे हैं कि सियासी मुखालिफिन तजावीज लेकर आए, अभी भी हम आपकी तजावीज सुनने को तैयार हैं, वरना अदरवाइज हमने EVM से ही हर सूरत आइंदा में इंतखाबात करवाने। तो सर आपको नहीं लगता कि मिल बैठ कर कुछ काउंटर प्रपोजल दिए जाएं, कुछ तजावीज दी जाएं? अभी भी गवर्नमेंट सुनने के लिए तैयार है? देखिए, मैं उस पार्लियामानी कमेटी का हिस्सा था जिसके अंदर ये सारी की सारी डिबेट हुई थी, सेनेट के जो पार्लियामानी अफेयर्स कमेटी है उसके अंदर, और उसमें हमने एक एक शिफ्ट के ऊपर गवर्नमेंट को बताया था कि कौन कौन से शिफ्ट के ऊपर हम आपसे एग्री करते हैं। टोटल 49 थी इसकी शिफ्ट, उनमें से 23 पे हमने कहा था हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। और EVM वाले मामले पे भी हमने इनको ये कहा था कि हम आप उसको बातदरीज इम्प्लीमेंट करें, उसके आइडेंटिफिकेशन वाले पार्ट को पहले इम्प्लीमेंट करें, फिर उसकी वोटिंग वाले पार्ट को करें और बातदरीज करें, एक साथ एकदम ना करें, तो हम आपको इसके ऊपर सपोर्ट भी कर देंगे। लेकिन हुकूमत जो है वो स्मोक स्क्रीन क्रिएट करती है आवाम के सामने कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, बात करने, यही उन्होंने ज्वाइंट सेशन से पहले कहा था बात करने के लिए तैयार है। जब हम बात करने जाते हैं तो ये आगे से बिल्कुल इनका इनफ्लेक्सिबल बिहेवियर होता है। ये जो इनको असाइनमेंट दे दी गई है EVM के थ्रू जो है अगला इलेक्शन फिट करना है, ये उसके ऊपर फोकस किया हुआ है। और ये अनफॉर्चुनेट है कि मुल्क में आटा नहीं है, चीनी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, पेट्रोल के मसाइल है, महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल है। पीपल्स पार्टी PMLN के इख्तलाफात भी एक बहुत बड़ी वजह है कि आज शाजिया मरी साहबा का अगले दिन स्टेटमेंट था, कभी किसी सूरत में हम PMLN के साथ नहीं बैठेंगे। दो बड़ी पार्टियां जो है उनके इख्तलाफात की वजह से तो बेल आउट मिल रहा है PTI की हुकूमत को, तो आपके इख्तलाफात क्यों नहीं दूर हो रहे, क्या मसला है? देखिए, हमारे इख्तलाफात जो है वो हम दो मुख्तलिफ पार्टीज हैं, हमारे अपने एजेंडे हैं, वो सेंटर लेफ्ट है, हम सेंटर राइट की पार्टी है। हमारा और उनका एग्री होना तमाम चीजों पे वैसे भी नामुमकिन है, लेकिन अब हमारा एग्री होना या ना होना का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। दोनों तो चाहते हैं ना कि इस हुकूमत को हटाया जाए, इस पे तो कोई मेरे ख्याल है एक नुक्ता नजर होना चाहिए ना। लेफ्ट की पार्टी तो या राइट की, अब तो खैर राइट लेफ्ट खत्म ही हो गया है। एहतशाम साहब, मैंने पहले आपको बताया कि कैसे ज्वाइंट सेशन में वोट दिए गए हैं, लोगों को कॉलें की गई, लोग आमिर लियाकत ने आके टीवी पे क्या कहा, एक बार नहीं बार बार। ये हुकूमत नहीं है, आप उसको गलत समझ रहे हैं। ये बैसाखियों के उसके ऊपर खड़ी हुई है, ये हुकूमत अपने उस पर थोड़ी खड़ी हुई है। आप बैसाखियां हटा दें, हम एक हफ्ते में हुकूमत को घर भेज देंगे। मसला तो बैसाखियों का है, मसला हमारा उसका इंटेंट का। वो बैसाखियां तो अफनान हर हुकूमत को दी जाती है।
यार, सवाल एक दफा 97 में आपको डी थी 2/3 मेजोरिटी वो कहते हैं उसके बोझ के नीचे ही नवाज शरीफ खुद ही फंस गए। हमारे खिलाफ डॉन लीक किया गया, हमारे खिलाफ पनामा पेपर किया गया, हमारे खिलाफ साजिशें की गई, इस मुल्क की इकोनॉमी को जैम किया गया। हमें क्यों पिसा गया? हमारे खिलाफ तो ये हो रहा था, इनको पिसाकियां लगा लगा के इनको ये कहते चलाया जा रहा है। हालांकि इन्होंने आवाम का जो है वो खून पीना शुरू कर दिया, आवाम की जैसी कर दी है। चलें ठीक है, आपका पॉइंट आ गया अफनानुल्लाह साहब। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें प्रोग्राम में वक्त तो सिर्फ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे पीपल्स पार्टी के रहनुमा। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अब नाज़रीन जरा बात कर लेते हैं पंजाब में NA 133 में ज़िमनी इंतखाब के बाद ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एतमाद काफ़ी हद तक बढ़ गया, और एतमाद भी ऐसा कि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो खुद मैदान में आ गए हैं, नून लीग को भी ललकार रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि बल्दियाती इंतखाब में भी हम पंजाब में बड़े मार्जिन से जीतेंगे। सुनवाते हैं आपको कि जरदारी साहब ने क्या कहा, फिर इस पर कॉमेंट लेते हैं। जी, आपने जो कॉन्स्टिट्यूंसी जिसपे इलेक्शन लड़ी है, ये 77 के बाद मियां साहब बनाते रहे। ये अपने हिसाब साइज से गलियां, मोहल्ले, बिरादरियां देख के इन्हें कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई है। पूरे पंजाब में इन्हें कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई है। इंशाल्लाह ये कॉन्स्टिट्यूंसी हम चेंज करेंगे। हर जगह पे हम इनसे लड़ेंगे, हर मोहल्ले में इनसे लड़ेंगे, इसलिए कि पाकिस्तान के ये खिलाफ है, ये मेरी धरती के खिलाफ हैं। जो इस धरती में नहीं मरना चाहता उसको क्या मसला। और GAC पर बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा तैमूर तालपुर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया तैमूर तालपुर साहब आपके वक्त का। तैमूर तालपुर साहब, बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि पंजाब में एक अच्छा कमबैक किया है आपने, लेकिन ये कहा जा रहा है, कहने वाले कहते हैं कि इट्स लॉन्ग वे टू गो, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। सैकड़ों में वोट तो हजारों में तो आ गए, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब को मैं सुन रही थी, वो कह रहे हैं कि ख्वाब देखने पर कोई पाबंदी नहीं है और ये वोट जो है वो पीपल्स पार्टी का नहीं है, बल्कि ये वोट जो है ये नून लीग के खिलाफ था। बहरहाल वापस जाएंगे तैमूर तालपुर के साथ। एहतशाम साहब, आपको लगता है कि नून लीग को जिस अंदाज में ललकारा जा रहा है, क्या पीपल्स पार्टी वाकई इसको पैमाना रख सकती है कि पीपल्स पार्टी पंजाब में तगड़ी हो गई है, या उनका कोई आगे आने वाले इलेक्शन में चांस बन रहा है? देखिए सोनिया, ये शिकायत तो इल्ज़ामात और क्रिटिसिज्म बहुत हुआ कि जी NA 133 में जिस तरह पैसा चला, 2-2 हज़ार पे वोट बिके, और यही बात आपने देखा। एक तरफ PMLN इल्ज़ाम लगाती है कि जी ये PTI के लोगों ने वीडियो बनाई थी, और दूसरी तरफ PTI वाले जो है ना, साथ साथ पीपल्स पार्टी वाले बड़ा वाज़े तौर पे कहते हैं कि ये PMLN ने माल खिला के लोगों को वोट नहीं है। PMLN वाले कहते हैं, इस तरह से पीपल्स पार्टी का नाम लेते हैं कि उन्होंने वोटों को ख़रीदा था। अब सवाल ये है कि जी ठीक है, अब बहुत अरसे के बाद आपने देखा 2 से 3 दफ़ा मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी और ख़ुद जरदारी साहब पंजाब में गए, लेकिन कामयाबी नहीं हुई। इस दफ़ा NA 133 से 30,000 से ज़्यादा वोट लेना, ये डेफिनेटली जो है लम्हा फ़िक्रिया PMLN के लिए। अब PTI के लिए भी सर, PTI के लिए तो इस तरह है कि कुछ लोगों का ख्याल है कि PTI का अगर लब्बैक वालों के साथ कोई मैदा हो जाता है तो वो कहते हैं कि जी ये इनके लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं, लेकिन PMLN वाले कहते हैं कि जी ये लब्बैक को हुकूमत खुद थपकी दे रही है और ताकि वो वोट बैंक तोड़े। अब जाहिर है 20 से 25 हज़ार वोट अगर वो लेते हैं तो जाहिर इसका फ़ायदा तो फिर PTI को, पीपल्स पार्टी को होगा। अहम सवाल है कि जरदारी साहब ने जो स्ट्रेटजी बनाई है 2 माज़ों पे, एक तो वो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को मैं तब्दील करूँगा। भाई कैसे तब्दील करेंगे? अच्छा। ये आप तो नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन के पास जाएँ, वहाँ पे आप आर्गूमेंट पेश करें, वहाँ पे सबूत दें जिसकी बुनियाद पे, ये ज़ात बरादरी की बुनियादों पे जिस तरीके से वो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी नवाज शरीफ साहब ने बनाई थी उनको तब्दील करेंगे। लेकिन अच्छी बात है वो जा रहे हैं। अब जिस तरीके से आपने देखा जनूबी पंजाब में गए, सेंट्रल पंजाब में गए, अब जा रहे हैं लोगों को। और फिर जो डिस्कंटल एलिमेंट था, जो पीपल्स पार्टी का नाराज़ कारकुन है, वो ठीक है किसी और तरफ नहीं गए। कहा जाता है कुछ लोग PTI में भी गए, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है ना वो घर में बैठना पसंद किया। वो दोबारा से सामने आ रहे हैं। एक बिलावल भुट्टो जरदारी की एक उम्मीद उनको नजर आ रही है। तो बल्दियाती इलेक्शन में सर क्या लगता है? देखिए बल्दियाती इलेक्शन में डेफिनेटली अब इस दफ़ा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी बड़ी तैयारी के साथ सामने आएगी, लेकिन पीपल्स पार्टी का एक इशू अब तक जो सामने आया कि कैंडिडेट्स नहीं तय हो पा रहे, कौन से लोग आएंगे, कैसे आएंगे। अभी आप देख लें जिस तरीके से असलम गिल साहब को रखा था 133 में, वो हल्का भी आप देख लें, अक़लियती लोगों का वहाँ पे ज़्यादा हल्का है। वहाँ पे कहा जाता है कि इन्होंने कुछ अरसा काम किया था। काश ये इसी तरह बाकी काम करें, बाकी जगहों पर भी काम करें, इनके लोग जाएं, बैठें, उठें, लोगों से मेल मिलाप रखें, और जो एक हमारा एक तरीका
वारदात है, कीमे वाले नान और इसके बाद बेताशा बिरयानियाँ, तो ये मेरा ख्याल है जरदारी साहब कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि जरदारी साहब ने एक बड़ी मोटी रकम इस काम के लिए रखी हुई है कि इलेक्शन जीतना, वोट लो वाली मतलब है कि नोट ना भी दे तो खर्च करके भी तरीके से किया जा सकता है ना। पैसे का तो बड़ा दखल है हमारी सियासत में, हमारे इलेक्शन के जीतने में। वो इस्तेमाल किस तरह होता है, क्या होगा, इलेक्टेबल्स कैसे सामने आएंगे, वो इलेक्टेबल जो पीपल्स पार्टी को छोड़ के PMLN में गए और वहां से आपने देखा जहांगीर तरीन ने 30 लोगों को लेके आए थे, अगरचे 11 लोग जो है PTI में इलेक्शन जीतवाए थे, उनका भी बहुत ज्यादा एक रोल होगा खासतौर पे जनूबी पंजाब में। अब जो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं सोनिया, वो ये बना रहे हैं कि रूरल सिंध से आपने देखा कि 2013 के मुकाबले में 2018 में पीपल्स पार्टी को ज्यादा वोट मिले। ये 16 सीटें जो लाहौर कराची की हैं, मैंने इसकी कहा जा रहा है कि 5-6 वहां से जीत लें। जनूबी पंजाब की जनाब वो 30 से ज्यादा सीटें बनती है, वहां पे वो तकरीबन कहते हैं 8 से 10 सीटें ले लें और रूरल सिंध से जो सीटें आएंगी तो वो एक सिंपल मेजॉरिटी बना सकते हैं। लेकिन ये कहने की बात है, सवाल तो ये है कि अब आपको प्रैक्टिकल वक्त, ये भी 18 महीने में कितना काम करती है पीपल्स पार्टी, कहाँ कहाँ जाके अपने लोगों को उठाएगी, जगाएगी, उनकी महरूमियाँ दूर करेगी। तो मेरा नहीं ख्याल। सर सवाल ये भी पैदा होता है कि सिंध में हालात जिस नहश पर अब पहुंच चुके हैं, अब पंजाब की आवाम को क्या बताएंगे? सिंध तो आप पहले ठीक कर लें, फिर पंजाब में आके आप कोई स्ट्रैटेजी तो रखें आवाम के आगे। सोनिया, वो कहते हैं पीपल्स पार्टी बनी पंजाब से थी और आपको याद है 67 में जब ये कायम हुई थी, भुट्टो साहब ने सबसे ज्यादा वोट जो है ना वो यहीं से लिए थे, पंजाब से, जिसके बुनियाद पे वो जीते थे। वो कहा जा रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता ग्राउंड लूज इसलिए किया था कि इनका इंटरेस्ट कम होता चला गया और ख़ास तौर पे बीबी मरहुमा की शहादत के बाद थे, जिसको कहते हैं लावारिस कर दिया गया पार्टी को, वहाँ पे पार्टी बिल्कुल ख़त्म होने के करीब पहुँच गई थी। अब कहा जा रहा है कि दोबारा से वही जो एनर्जेटिक वर्कर था, जिसको सही मानों में कहा जाता था कि वो जाला है, वो जाले किस तरह खड़े होंगे, किस तरह सामने आएंगी। मेरा ख्याल है ये जो आप सिंध की बात कर रही हैं वो एक सवालिया निशान उनके लिए। लेकिन सिंध में सोनिया वो लोग वोट कहते हैं कि चाहे जेब में पैसा है, जूता पाँव में है, वोट भुट्टो का है, और इल्जामात लोग कहते हैं कि जी कब्रों की कमाई खा रहे हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि सियासी तौर पर उन्होंने अपना इमेज वहाँ पे बावजूद कारकर्दगी ना दिखा के अभी तक कायम किया है। अब देखना ये कि पंजाब में जिस तरह आप कह रही हैं कम बैक किया है, अब ये तो PMLN के लिए तो एक बहुत बड़ा, जिसको कहना चाहिए, उनको हिलाया है, जॉल्ट मिला है। वो इल्जामात तो PTI पे दे रहे हैं कि PTI भाग गई तो इनको मौका मिला, और राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि जी इनको तो 10 वोट नहीं पड़ने थे या 100 वोट नहीं पड़ने थे पीपल्स पार्टी को। लेकिन हकीकत यह है कि उन्हें एक बड़े मार्जिन के साथ वो सामने आए हैं। और सर ये भी लग रहा है कि ऑपोजिशन इत्तेहाद से बाहर रहकर भी पीपल्स पार्टी किसी घाटे में नहीं है। हम देख रहे हैं, आप देखें पंजाब में जिस तरह से कम बैक की है। सोनिया, जो अंदर लड़ाई है ना, जो PDM के अंदर लड़ाई हो रही है ना, अब लोगों को गिले शिकवे तो अपनी जगह पे है ना, कि भी दो बड़ी पार्टियां अगर PTI को हटाना चाहती हैं तो क्या वजह है कि जी एक नुक्ते पे दोनों नहीं इकट्ठे हो सकते। मौलाना फजल रहमान साहब तो यही तो उनको तड़प है, यही तो उनका गुस्सा है कि उन्होंने, बल्कि वो यहाँ तक कहते हैं कि 2019 में जो मैं 50,000 का 40,000 का मजमा लेके आया था, इन दोनों ने उसको भी खराब कर दिया। तो अब सवाल ये है कि मौलाना सोलो फ्लाइट तो नहीं ले सकते, लेकिन ये दोनों जो है ना बैंक करते हैं मौलाना के पास, क्योंकि मौलाना के पास लोग हैं, तालिब मदरसों के तालिब हैं, तालिब इल्म जो ला सकते हैं। इनके पास जो है ना वोट बैंक तो है खासतौर पे PMLN का, लेकिन इनके लिए सड़क पे मार खाने के लिए, डंडे खाने के लिए कोई नहीं आता। नतीजतन यही है कि आज तक आप देख लें नारेबाजी के खिलाफ अलावा कुछ नहीं मिला, लोग सड़कों पे नहीं आए। और महंगाई को भी आप देख लें, इस इशू को मोबिलाइज करने के बाद भी लोग सामने नहीं आ रहे। तो मेरा ख्याल है ये जो अंदरूनी लड़ाई PML के अंदर है, पार्टी के अंदर और पार्टी की लीडरशिप के अंदर, एक खानदान के अंदर, वो और पीपल्स पार्टी के अंदर जो इशू है कि पंजाब में कैसे आना है, मुझे लग रहा है कि 3 सालों के बाद उन्हें एक जरदारी साहब को उम्मीद है कोई एक हिकमत अमली लेके सामने आ रहे हैं। एहतशाम सब तब्दील की है ना, पंजाब की लीडरशिप तब्दील की है। बिलावल भुट्टो भी रहे हैं पंजाब के अंदर, आसिफ अल जरदारी खुद भी पिछले अरसे में काफी मुतहर्रिक रहे हैं पंजाब की सियासत को लेकर, और काफी सीरियसनेस दिखाई दे रही है। कहा जा रहा है कि पहली मर्तबा जो पुराने लोग हैं, जिसमें एतजाज एहसन हैं, कारा साहब हैं, चौधरी साहब हैं, और इस तरह से मंजूर साहब हैं, खोसा साहब, लतीफ़ खोसा साहब हैं, उनकी बात सुनी जा रही है। वो हमेशा ये कहते थे कि जरदारी साहब को ज़रा थोड़ा सा बैक सीट लेनी चाहिए, बिलावल को आगे आना चाहिए, क्योंकि लोग नया खून देख के, नई लीडरशिप देख के उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। बिलावल, अब जाहिर है जो एक बैगेज अपना जरदारी साहब का अपना है, माजर के साथ जो करप्शन की कहानियाँ हैं उनके बारे में बातें होती हैं, वो कह रहे थे कि ज़रा पीछे हट जाए तो बिलावल को दें। लेकिन वो कहा जा रहा है कि अभी भी जरदारी साहब कहते हैं बिलावल को बहुत सा कुछ सीखने की ज़रूरत है, फ्री हैंड उनको नहीं दिया जा सकता।
मेरा ख्याल है प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक तो, नुक्ता नज़र बयान करने की हद तक तो बिलावल भुट्टो आज़ाद है, लेकिन सोनिया बड़े बड़े फैसले करने में मैं आज भी समझता हूँ कि वो आज़ाद नहीं है। फैसले वही होते हैं जिनको जरदारी साहब जो है ना अप्रूव कर रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है जो सीनियर लीडरशिप है उनकी बात सुनी जाए और बिलावल भुट्टो को भरपूर मौका दिया जाए। ठीक है, भले पीछे ना जाएं, खामोश होकर बिल्कुल ना बैठ जाएं, उनका एक जिसको कहना चाहिए कि एक भरपूर लीडरशिप रोल उनका जरदारी साहब का रहे, और जो जरदारी साहब के पास महारत है इलेक्शन जीतने की, बंदों को विन ओवर करने की, वो तो लोग मानते हैं। वो ऐसे तो नहीं लोग कहते हैं कि जादूगरी उनके पास है, उनको पता है कि मैं मामलात कैसे ठीक कर सकता हूँ। हुकूमत में आने के लिए प्रेसिडेंट जिस तरह बने, वो आज भी लोग कहते हैं कि जी मुशर्रफ को किस तरह उन्होंने आगे किया पीछे किया, खुद वहां पे पहुंच गए। तो ये तो मेरा ख्याल है एक बड़ी अहम बात है। लेकिन बिलावल साहब को अगर मौका दिया गया तो मेरा अपना ख्याल है कि बहुत अरसे के बाद, क्योंकि पीपल्स जिसको कहना चाहिए 20 साल हुकूमत की PMLN ने, पीपल्स पार्टी तो एक अरसे से आउट है, ठीक है ना, वहाँ पे पंजाब में। तो वो अगर वहाँ पे चले जाते हैं तो मेरा ख्याल है नए सिरे से अपनी हिकमत अमली बना के तो लगता है कि बहुत सारा ग्राउंड कवर कर पाएंगे। अब देखना यही है बल्दियाती इलेक्शन में क्या सूरत हाल किस तरफ जाती है। ठीक है, अब देखना है कि आगे सूरत हाल क्या होगी। तैमूर तालपुर साहब भी गालिबन हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। तैमूर तालपुर साहब, बज़ाहिर तो पंजाब में एक अच्छा किया है, लेकिन कहा जा रहा है कि इट्स लॉन्ग वे टू गो। सैकड़ों में वोट थे, अब चले हजारों में आ गए। लेकिन राना सनाउल्लाह खासकर PMLN कह रही है कि बिलावल भुट्टो और जरदारी साहब जिस तरह से बात कर रहे हैं कि बल्दियाती इंतखाबात में भी हम इनको टफ टाइम देंगे, क्लीन स्वीप करेंगे, वो कह रहे हैं ख्वाब देखने पर कोई पाबंदी नहीं है, और ये तो पीपल्स पार्टी का वोट नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, सही फरमाया आपने। मेरे ख्याल से ख्वाब देखने का वाकई हर किसी को इजाजत है, और ये ख्वाब जो नून लीग देख रही है उसको भी देखने की इजाजत है। तो ख्वाब सच्चे भी होते हैं, मेहनत पर डिपेंड करता है। आपको ये देखना चाहिए कि हम 5000 से 32,000 तक। हाँ, ये सीट नून लीग का गढ़ था, जहाँ पे उन्होंने 5000 वोट उठाए हैं। इस बार हम शायद 5000 वोट भी नहीं उठा सकेंगे। सिंपैथी वोट होता है, जाहिर बात है, जिनकी डेथ हुई है उनकी वाइफ खड़ी हुई थी, तो इन सब चीजों होने के बावजूद ये वोट उठाना इज अ बिग अचीवमेंट, और ये फिर बड़ी बात नहीं है। इसमें तैमूर साहब ये लगता है कि PMLN को आपने जो वोट हासिल किए हैं उनको हद में नहीं हो रहा। तलाल चौधरी साहब की जो वीडियो वायरल हुई है जिसमें बड़े नाजेबा इस्तेमाल बिलावल भुट्टो के बारे में किया गया है, उनको लगता है गुस्सा इस बात का है कि आपने 30,000 वोट कैसे ले लिए इस सीट से। जी तैमूर तालपुर साहब आप सुन सकते हैं। ठीक है, अच्छा एहतशाम साहब जी, आपने देखा किस किस्म का गुस्सा और किस किस्म की बदतमीज लहजे में उन्होंने अपनी बात की। ठीक है तैमूर तालपुर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।